डीवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग मैराथन क्लासेस को अटेंड करेंगे और जो कि लगभग 2 घंटे की क्लासेस होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 15 में 15 आएँगे। इसके अलावा भी आपको एक क्लासेस मिलेगी 18 जनवरी को सुबह 9 बजे चैनल पे मिल जाएँगे। आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। 19 तारीख को एक जानकारी मिलेगी कि आपको कैसे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है पेपर। उसके बाद 20 जनवरी को आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यानी कि बातें की जाएगी और 21 तारीख की रात्रि 8 बजे आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराए जाएँगे, जो आप अपने क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप करेंगे, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? और 22 तारीख से हम लोग बीपीएससी ट्रेड 3.0 में मैथ और रीजनिंग के लिए लग जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा-सा हम लोग क्लासेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, आखिर क्लासेस किस टाइप की है। तो ये क्लासेस लगभग ड्यूरेशन इसका यानी कि टाइम का है, तो यह लगभग 2 घंटे की है। कितने घंटे की? तो 2 घंटे प्लस की हो सकती है। इसके अलावा इस क्लास को आप कंप्लीट कर लेते हो, तो निश्चित रूप से मैं आपको यह कह सकता हूँ कि आप 14 से 14 नंबर ला सकते हैं, मैथ में 14 नंबर, सेम टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे। आप ये नहीं समझिए कि इस सेशन में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ, जिस-जिस टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएँगे। आप क्वेश्चन पहले देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं, सेशन को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और निश्चित रूप से ऐसे ही प्रश्न आएँगे आपके एग्ज़ाम में और क्लासेस सुबह 9 बजे से लाइव चल रही है, लगभग 11 बजे तक चलेगी। उसके बाद से आपकी क्लासेस आज रात में कोई भी क्लासेस नहीं हुई, कल से फिर से मंडे से थर्सडे तक आप सभी की क्लासेस चलेगी और उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे को जानकारी दी जाएगी और 21 तारीख को यानी कि संडे को आपका एग्ज़ाम है। सुबह सेकंड शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्लासेस में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि इतना-इतना में क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए कि 7 के बराबर हो जाए, 7 प्राप्त हो जाए? तो देखिए यह 6 है, क्या है? 6 उसके बाद 0.6 इसके बाद 0.06 इसके बाद 0.006 ठीक है? यह आपको जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6, 6, 6 दशमलव और यहाँ पे 6 यह 7 में क्या जोड़ा जाए? यानी कि 6.666 प्लस एक्स क्या जोड़ा जाए? तो एक्स जोड़ा जाए, तो यहाँ से आपको घटा लेना होगा 7 में से कितना 6.66 घटाना होगा। इसको 1000 बना दीजिए, 1000 में से आप कितना घटाएँगे? 666 घटा लीजिए, कितना बचता है? आप कहेंगे सर 433 यानी कि 334 334 का मतलब है 0.34 334 ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर सही है। आपको उम्मीद है कि इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो निश्चित रूप से आप बना पाएँगे। जैसे मैं फर्स्ट से कैलकुलेशन करके बताया, उसी तरीके से आप भी बना पाएँगे। अगर आपको क्लासेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 9123427285 पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है आपका 15 से 30 तक। 15 से कहाँ तक? 15 से 30 तक 5 के गुंजों का योगफल 5 के गुणज तो 5 के गुणज 15 से कहाँ तक 30 तक यानी कि 15 से लेकर 30 तक 30 तक यानी कि 30 को भी शामिल करना है तो 5 का गुणज होता है 15 20 25 और क्या 30 कोई दिक्कत नहीं 15 से कहा जाता है इसलिए 15 को भी शामिल करेंगे और 30 तक कहता है इसलिए 30 को भी शामिल करेंगे 5 का गुणज यानी कि 5 से मल्टीपल होने वाली 5 के पहाड़ा में आने वाले संख्याओं को लिखना है तो 15 20 25 30 हो जाएगा कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं का योगफल इतना-इतना का योगफल क्या होगा? इतना-इतना का योगफल क्या होगा? तो आप इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 15 और 25 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा और 40 और 50 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 40 और 50 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा प्लस इतना-इतना का योगफल क्या हो गया? 90 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। 90 हो गया। 24 और 40 का एचसीएफ 24 और 40 का एचसीएफ 24 और 40 का तो भाग आप लोग देके निकालते हैं ऐसे ही 24 यहाँ से घटाएँगे तो आपको कितना मिलेगा? 24 दूना 48 नहीं कटेगा 1 से लगेगा तो यहाँ पे देखिए 6 और 1 16 यहाँ पे 24 1 फिर से लगेगा यहाँ पे 16 8 बचा 8 को 16 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा कितना हो जाएगा एचसीएफ आपका 8 हो जाएगा 8 दूना 16 यहाँ पे एचसीएफ आपका क्या आया एचसीएफ आपका 8 आया कोई दिक्कत नहीं एचसीएफ आपका 8 आ गया 8 के बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है तो 2 होता है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है तो 2 होता है
यानी कि अब यहाँ पे पहले जोड़ करेंगे फिर घटाएँगे, तो 98 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 96। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। कहता है शिवानी को क्या शिवानी को यानी कि एक लड़की का नाम क्या है? शिवानी है। एक परीक्षा में प्रथम आने पर उसकी माँ ने उसे 300 रुपये दिए। इस शिवानी नाम की जो लड़की है, इसे इसकी माँ ने कितना रुपया दिया था? 300 रुपया दिया। किस चीज़ के लिए? तो एग्ज़ाम में प्रथम आई थी यानी कि फर्स्ट की थी, तो आपको 300 रुपया दिया गया था। जैसे आप 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ पे आपका रिजल्ट हो जाता है, आप पास कर जाते हैं, तो आपके फैमिली खुश होंगे ना, उसी तरीके से शिवानी की भी फैमिली यानी कि उसकी माँ खुश होकर कितने रुपए दिए? तो 300 रुपया देती, ठीक है? 300 रुपया दी लेकिन शिवानी नाम की जो लड़की है, वह काफ़ी क्या है, होशियार है, अपने भाई-बहन को भी रुपया बाँट देता है। इसमें से कुछ रुपया बाँटता है, फ्रैक्शन में बाँटा गया है तो वह रुपया बताना है कि कितना है। उसने उस धनराशि को किस धनराशि को? तो 300 रुपया में से 1/4 300 का 1/4 300 का 1/4 यानी कि 1/4 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 कोई दिक्कत नहीं। यह 25 मर्तबे तो 100 कटेगा लेकिन 75 25 या 75 यानी कि 75 आ गया। यह 75 रुपया किसको देता है? अपने भाई को दे देता है। यह रुपया किसको दे देता है? ब्रदर को दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। को दे दी। बची हुई राशि का 1/3 बची हुई राशि का, तो इसके पास 300 रुपया था जिसमें से 75 रुपया तो अपने भाई को दे दिया, तो बचा कितना? 225 रुपया। कितना बचा? 225 रुपया। 225 रुपया का 1/3 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 1/3 इसको घटाएँगे तो यह 7 हो जाएगा और 5 फिर से 75 मर्तबे कट जाएगा, तो 75 मर्तबे कटा, फिर से घटा लेते 7 त्रिक 21 1 15 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 75 रुपया ये अपनी छोटी बहन को दे दी। यह ये अगस्त क्या है? सिस्टर को दे देती है। कितना रुपया? तो 75 रुपया दे देती है। तो दे दिया तथा बची हुई धनराशि अपने लिए रख ली। यह 300 रुपया इसको मिला था लेकिन बाँट दिया अपने भाई को 75 रुपया, ब्रदर को भी भाई और सिस्टर दोनों को 75-75 रुपया दे दिया यानी कि ती 150 रुपया बाँट दिया है। इसके पास 300 रुपया था लेकिन 150 रुपया बाँट दिया है, तो 150 रुपया माइनस कर देंगे तो इसका बचा कितना? 150 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे यह क्वेश्चन आपसे एलसीएम से पूछा गया है। मैं आपको बता दूँ कि कैसे कहा जा रहा है, एलसीएम ही इसमें निकालना है। तो देखिए, जैसे ही बात होगी कम से कम, क्या बात होगी? जैसे ही कम से कम की बात होगी तो आप यहाँ पे आँख बंद करके एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई दिक्कत नहीं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या, सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना क्या है? स्केल, पेंसिल और रबर क्रमशः 6, 10, 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। कितना कितना के? आपका स्केल है, स्केल कितना में है? तो 6। ₹10 में क्या? पेंसिल। ₹10 में पेंसिल और ₹12 12 पैकेट में उपलब्ध क्या है? रबर है। 12 पैकेट में आपका क्या उपलब्ध है? रबर उपलब्ध है। यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुएँ समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसे स्केल, पेंसिल तथा रबर के क्रमशः कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे? 10, 6 और 12 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो मैं इसका देखते ही बता दे रहा हूँ कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम निकालने का आप सभी को एक ट्रिक भी बताया गया था, जब मैं सीटेट का क्लासेस का कोर्स लॉन्च किया था, उस टाइम में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का ही फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने उपलब्ध कराया था डेमो के रूप में। यहाँ पे एलसीएम निकालने का आप लोगों को यह तरीका पता है, लेकिन वहाँ पे कोर्स में आपको कुछ दूसरा तरीका बताया गया था, जिसके माध्यम से आप निकालते तो अभी तक इसका आंसर आप निकाल चुके होते।
चलिए गुना करना है तो गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 पचे 30 और 30 दूना 60 यानी कि एलसीएम आपका क्या हो गया 60 हो गया। एलसीएम आपका क्या हो गया 60 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम 60 हो गया तो आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि एलसीएम 60 आ गया यानी कि 60 आ गया। तो अब पैकेटों की संख्या निकालना हमारे लिए क्या है काफी इजी है। यह हमारा क्या है 6 है 10 है और 12 एलसीएम हमारा कितना आया एलसीएम हमारा 60 आया है। यह कितना पैकेट लगेगा स्केल का 10 पैकेट और उसी तरीके से पेंसिल का 6 पैकेट और इसी तरीके से किसका रबर का क्या पैकेट 5 पैकेट रबर का 5 पैकेट 10 6 5 10 6 5 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आएंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक समकोण त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नहीं है। तो आप पहले ये बता दीजिए कि समकोण त्रिभुज का कंडीशन क्या है। तो आप कहेंगे सर लंब और आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दोनों का योगफल होता है कर्ण स्क्वायर के बराबर। किसके स्क्वायर के बराबर कर्ण स्क्वायर के बराबर। यह आप क्लास 10th में त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़े भी होंगे कोई दिक्कत नहीं। तो इससे हमें त्रिकोणमिति से कोई मतलब नहीं है लेकिन समकोण त्रिभुज जब भी होता है तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है और जैसे ही एक डिग्री 90 डिग्री का होगा तो जस्ट 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है। कर्ण कहलाती है ठीक है। और लंब और आधार का योगफल कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है यानी कि कहने का मतलब है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। यहाँ से h पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका रूट चल जाएगा यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर h। कोई दिक्कत h कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो आपको यह फॉर्मूला याद होगा नीचे वाली फॉर्मूला की आपको आवश्यकता है नहीं। यह फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। यह आपका समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता है लेकिन कैसे नहीं होगा चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 15 और 8 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो वह 17 के स्क्वायर के बराबर होता है यानी कि 289 होता है। यह तो आपका समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज तो बन गया लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। यह तो समकोण त्रिभुज की भुजा है तो यह आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो 36 होता है और 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो 64 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो यह 10 के स्क्वायर के बराबर यानी कि 100 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यह आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं लेकिन आपको समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है वह आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर 3 तो आपका आंसर है वह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 25 हो जाएगा 12 का स्क्वायर लिखेंगे तो 144 हो जाएगा और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 13 के स्क्वायर के बराबर होता है यानी कि ये भी आपका समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। क्यों क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया था कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन नहीं है तो कौन नहीं है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इससे पहले हम जब समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैं आपको एक कोण के बारे में भी बताया था। जैसे ही समकोण त्रिभुज की बात होगी तो राइट एंगल हम कहते किसको है राइट एंगल का मतलब ही होता है क्या 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री 90 डिग्री। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपके एग्जाम में और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आप देख लीजिएगा जो 10 सेट में कंप्लीट करा रहा हूँ उसी में से हर हाल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसलिए 10 सेट को थोड़ा सा
ईज़ी वे में और आसानी से कंप्लीट करने के बाद ही अपने एग्ज़ाम में बैठिएगा तो बेहतर रहेगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में 15 में 15 कंटेंट सेक्शन में प्राप्त कर सकें। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न कथनों में से कौन-सा सही सत्य है? कौन-सा सही या कौन-सा सत्य है? कोई दिक्कत? कौन-सा सही या कौन-सा सत्य है? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। 3 समकोण, साढ़े 3 समकोण, 2 समकोण, अढ़ाई समकोण, इस सभी का मतलब क्या है? समकोण का तो मान पहले पता होना चाहिए तुम्हें। तो समकोण का मान क्या है? यानी कि समकोण को इंग्लिश में बोलते क्या है? तो आप कहेंगे सर राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल हम लोग कहते क्या है? डिग्री कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और 3 समकोण का मतलब क्या है? 3 गुना 90 बराबर 270। 3 में जब 90 से गुना करेंगे तो 270 आएगा। लेकिन यह क्या कहता है? 300 कहता है। यह क्या कहता है? 300 कहता है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। या कभी भी 270 300 के बराबर होता है? नहीं। इसलिए ये आपका कथन सत्य नहीं है, यह आपका गलत ऑप्शन है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कहता है 3 और आधा समकोण, यानी कि 3 और आधा समकोण, तो कितना हो जाएगा? 3 और आधा समकोण क्या 315 के बराबर में होगा या नहीं? तो कैसे करेंगे? 3 पूर्णांक 1/2 है, तो आप इसको 3 प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं। 3 पूर्णांक 1/2 है, इसको इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 समकोण का मतलब 3 गुना 90 और आधा समकोण का मतलब 1/2 गुना 90। ती 3 में जब 90 से गुना करेंगे तो 270 आएगा और यहाँ से घटाएँगे तो 45 आ जाएगा। यानी कि 45 और जोड़ेंगे 45 और 270 जोड़ेंगे तो आपको 315 मिलेगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। लेकिन यह 2 समकोण की बात होगी तो 180 होना चाहिए था। 2 समकोण यानी कि 2 गुना 90 बराबर 180 होना चाहिए था, लेकिन 190 लिखा गया है। जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 3 गलत है। आगे चलते हैं, यहाँ पे अढ़ाई समकोण की बात हो रही है, तो 2 समकोण में कितना होता है? 2 समकोण में 180 और 45 और जोड़ दीजिए। यह आपको मिलेगा कितना? यह आपको मिलेगा कितना? यह आपको मिलेगा 225 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 215 लिखा गया है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 गलत होने की वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है और हमने वेरीफाई भी किया है कि किस प्रकार से सही है। दोनों का मान सेम मिल रहा है, इसलिए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। उम्मीद करता हूँ जब समकोण से संबंधित क्वेश्चन आएँगे, तो आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही उसका सही आंसर बना पाएँगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे? टाइम चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि समय आधारित क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाते हैं। जब भी एग्जाम हुआ है सीटेट का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछा ही गया है और उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम में हर हाल में यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन कह सकते हैं या इसी टाइप का क्वेश्चन कह सकते हैं। कहता है रेलगाड़ी पी, रेलगाड़ी कौन सा है? रेलगाड़ी पी, यानी कि रेल का नाम क्या है? पी, रेल का नाम है पी और स्टेशन का नाम है ए स्टेशन। स्टेशन ए से कितने बजे गाड़ी खुलती है? तो स्टेशन ए से, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पे स्टेशन ए यह गाड़ी खुलती है 6:40 पे और यह जिसको जाना कहाँ है? स्टेशन बी तक, स्टेशन बी तक, स्टेशन बी तक उसी दिन 21:30 तक वह क्या करती है? पहुँच जाती है। ये तो पहुँच गया, तो इसके बीच में टाइम कितना लगा था? आप कहेंगे सर, हमें तो आप बहुत क्लास में बताए भी हैं कि जो अंतिम टाइम होगा, अंतिम टाइम में से यानी कि जब गाड़ी बंद हो गया तो कितने बजे बंद हुआ और कितने बजे शुरू हुआ, उसमें से आप घटा लेंगे, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो आप थोड़ा देर ये भी कन्फ्यूज़न पड़ेंगे कि सर 30 में से तो 40 घटेगा नहीं, तो हम लोग हासिल लेते हैं, लेकिन हासिल लेने का तरीका तो आप बता चुके हैं हमें। क्या बताए हैं? तो यहाँ पे 1 घंटा हासिल लेंगे तो इधर तो 1 घंटा कम होगा यानी कि 20 हो जाएगा और 60 मिनट हुआ
30 मिनट हमारे पास पहले से एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 90 मिनट हो जाएगा। तो 6 घंटा 40 मिनट में से आप घटाना है, तो यहाँ पे 50 मिनट हो जाएगा और यहाँ पे 14, 14 घंटा कितना? 14 घंटा 50 मिनट। यह 14 घंटा 50 मिनट कौन टाइम लिया है? तो आपका पी वाला लिया है 14 घंटा 50 मिनट और 14 घंटा 50 मिनट कौन टाइम लिया? तो हमारा पी लिया। कौन लिया? पी लिया। इसके बाद रेल है हमारा क्या है? रेल एक और क्यू दिया हुआ है। रेल क्यू स्टेशन ए से ही खुलता है। कहाँ से? स्टेशन ए से खुलता है 7:10 पे, यानी कि 19:10 पे बजे चलती है और अगले दिन 10:50 पर। अगले दिन 10:50 यानी कि बी तक। 10 बजकर कहाँ तक? 10:50 पे यह पहुँचती है स्टेशन बी पर। कितने बजे पहुँचती है? 10:50 पे पहुँचती है। किस रेलगाड़ी ने अधिक समय लिया और कितना अधिक? तो इसका भी आपको टाइम निकालना होगा। इसका भी टाइम निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो हम आपको बताएँगे कि यह 19:10 है तो इसको 12 जाने में, 12 बजने में यानी कि 24 बजने में कितना टाइम लगा? 24 बजने में कितना टाइम लगा? तो आप कहेंगे सर घटा लेते हैं। घटाएँगे, तो यह हमारे यहाँ से घटाएँगे तो यह 23 घंटा 60 मिनट हो गया। क्या हो गया? 23 घंटा 60 मिनट। ते 24 घंटा को हम 23 घंटा 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 50 मिनट और इधर 4 घंटा। 4 घंटा यह पहले चला है 12 बजने से पहले-पहले और 10 घंटा 50 मिनट बाद में चला है। तो इसमें 10 घंटा 50 मिनट और जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 100 मिनट। तो 100 मिनट को घंटा बनाएँगे, 100 मिनट को जब आप घंटा बनाएँगे, तो 60 मिनट तो 1 घंटा बन जाएगा। 60 मिनट 1 घंटा बन जाएगा, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट और इधर 10 4 14 यानी कि 14 और 1 जोड़ेंगे तो 15 घंटा। 15 घंटा कितना हो जाएगा? 15 घंटा और 40 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। 15 घंटा 40 मिनट। यह आपका जो क्यू है, यह लिया है 15 घंटा और 40 मिनट। कितना लिया है? 15 घंटा 40 मिनट। 15 घंटा 40 मिनट लिया है। तो अब इसमें टाइम ज़्यादा कौन लिया है? तो ज़्यादा टाइम तो आपका क्यू लिया है, क्योंकि पी को जाने में मात्र 14 घंटा 50 मिनट लगा है, जबकि यहाँ पे जो क्यू है वह कितना ज़्यादा लिया है? तो 15 घंटा 40 मिनट इसको जाने में टाइम लगा है। तो ज़्यादा लिया कितना? तो यहाँ पे घटाएँगे, कितना घटाएँगे? 15 घंटा 40 मिनट में से 14 घंटा 50 मिनट घटाएँगे, 14 घंटा 50 मिनट। 14 घंटा 50 मिनट घटाएँगे, यह क्या हो जाएगा आपका? इधर से हासिल जाएगा यानी कि घंटा तो खत्म हो गया या ना 800 बन गया यानी कि 50 मिनट ज़्यादा लिया है। कौन? तो क्यू 50 मिनट ज़्यादा लिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या समस्या आ रही हो, किसी टाइप की कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नीचे ग्रुप में लिंक भी दिया गया है, आप उसके माध्यम से जॉइन करके और ईमेल पे आप हमें सेंड भी कर सकते हैं, यानी कि जो एडमिन होंगे उस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, मेरा ही नंबर है। ऐसे आप नोट भी कर सकते हैं 9123427285 पे आप हमें क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करा दूँगा, जो क्वेश्चन आपसे ना बने। यह देखिए, यह जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पैटर्न यानी कि नंबर सीरीज़ कह सकते हैं, पैटर्न बोल सकते हैं और दूसरा तरीका आप श्रृंखला भी बोल सकते हैं, सीरीज़ भी बोल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है। तो अगला क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर आँख बंद करके ई लिखेंगे। आँख बंद करके ई लिखेंगे तो हम कहेंगे सर यहाँ पे डी ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है जिसकी वज़ह से आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। बाकी ये सभी सही है या गलत कैसे पता लगेगा? जब और के हम कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे तब पता लगेगा। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा-सा इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं, बैक चलते हैं थोड़ा-सा।
यहाँ पे देखिए ए, बी को क्लीन कर लेते हैं। ए और बी, सी, डी को क्लीन कर लेते हैं। इसका तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ई होगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए 1 गुना 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 प्राप्त होगा। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। 8 और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 प्राप्त होगा और 16 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64 प्राप्त होगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 1 से गुणा किया गया, यहाँ पे 2 से, यहाँ से 3 से, यहाँ पे 4 से। तो यहाँ पे अगला क्या होगा? 5 से गुणा होगा। अगला कितना से गुणा होगा? 5 से गुणा होगा। अगला कितना से? तो 5 से गुना होगा। तो सबसे पहले देखिए 5 से गुना होगा लेकिन पहले वाले को 5 से गुना करना है। तो आप ये देखिए क्या यह 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 तो होगा, लेकिन डी होने की वजह से आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अगर 25 को 5 से गुना करेंगे तो क्या 100 होता है? नहीं, तो यह आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। यहाँ पे 36 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हमारा 100 आएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, यह तो हमारा 180 प्राप्त होगा। जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और 2, 4 गलत हो गए तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या 1 का स्क्वायर है, या 2 का स्क्वायर है, या 3 का स्क्वायर है, या 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगला क्या होगा? 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 100। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और इस क्लास का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए जा रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फॉलो कर लीजिए। अंकित नाम का एक लड़का है, क्या है? अंकित नाम का एक लड़का है। अंकित नाम का काफी अच्छा लड़का है जो करता है क्या है? 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार रथ पर दौड़ लगाता है। 400 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 400 मीटर लंबे यानी कि इस वृत्त की परिधि क्या है? 4 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाता है। वह उसके प्रतिदिन 300 चक्र लगाता है। कितना चक्र? 300 चक्र प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में यह दौड़ा कितना? तो 3 बार दौड़ता है और 1 बार दौड़ता है तो 400 मीटर का यात्रा करता है। तो 3 बार दौड़ेगा तो 1200 मीटर का यात्रा करेगा। कितना मीटर? 1200 मीटर का। वह 1 सप्ताह में उस पथ पर कितनी दूरी तय करेगा? तो 1 सप्ताह यानी कि 1 वीक में दिन कितने होते हैं? तो 1 वीक में कहेंगे आप सर कि 7 दिन होता है। तो बताओ एक दिन में अगर यह 1200 मीटर दौड़ता है तो 7 दिन में कितना ट्रेवल करेगा? तो आप कहेंगे 1200 गुना 7, 12 सत्ते 84, 100 मीटर। अब इसको किलोमीटर में अगर आपको चेंज करना है, आंसर तो सभी किलोमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे आपसे पूछा भी गया है कि किलोमीटर में बताना है। तो किलोमीटर में जब मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करते हैं, मीटर से किलोमीटर में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? 1000 से भाग करते हैं। 1000 से क्या करते हैं? भाग करते हैं और किलोमीटर से जब हम मीटर में आते हैं, तो हम 1000 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, अपने एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इस पे पूछे जाएँ। तो हमें मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो यहाँ पे हम 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग करेंगे तो नीचे 3 ज़ीरो है, ऊपर 2 ज़ीरो है, तो 1 ज़ीरो कट जाएगा और यहाँ पे आपको बचेगा क्या? 8.4 किलोमीटर। 8.4 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर आपका 2। ऑप्शन नंबर कौन-सा? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आप निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप बना पाएँगे। ठीक है? देखिए, निम्न तालिका में 4 मित्रों के अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। कितने मित्र हैं? 4 मित्र हैं। योगेश, जोसेफ, विनीता, देविका। ठीक है? सभी के अंग्रेजी और गणित में अंक प्राप्त हुए जो दिए गए हैं। कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प क्या है? चुनिए। यह डीआई से संबंधित आप बोल सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को बना पाएँगे। सबसे पहले आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या आपको चुनना है? सही विकल्प चुनना है, तो सही क्या है वही चुनना है। तो आपको एक-एक ऑप्शन को चेक कर एक-एक ऑप्शन को आपको क्या करना होगा? चेक करना होगा। तो जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम अंक मिले। जोसेफ अंग्रेजी, तो जोसेफ आपका तो यही है। जोसेफ तो यही है ना। जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम, अंग्रेजी में क्या कहता है? अधिकतम, लेकिन गणित में न्यूनतम अंक मिले हैं। चलिए मान लेते हैं अंग्रेजी में तो आपका अधिकतम है, मिला हुआ है, लेकिन गणित में क्या न्यूनतम मिला हुआ है? गणित में तो न्यूनतम, इससे भी न्यूनतम आपका तो यह है, योगेश को न्यूनतम मिला है। यहाँ पे न्यूनतम की वजह से यह गलत हो गया। न्यूनतम की वजह से आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे बात कर रही है दूसरे के बारे में। किसके बारे में? दूसरे व्यक्ति के बारे में। अब कहता है देविका को अंग्रेजी, तो देविका कहाँ है? देविका आपका यहाँ है। देविका को और व्यक्ति की अपेक्षा गलत ज़्यादा मिला या कम मिला? उसके बारे में स्टेटमेंट लिखा गया है। देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक मिले। मिलाकर मतलब है 73 और 76 को हम जोड़ेंगे तो 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 यानी कि 140 और 6 व 3 जोड़ेंगे तो 9 यानी कि 149 मिला। यहाँ पे 70 और 60 को जोड़ेंगे तो 30 और यहाँ पे 9 9 18 यानी कि 148। ठीक है, अभी तक तो ज़्यादा है देविका का, लेकिन यहाँ पे 75 ना जोड़कर आप 70 और 60 जोड़ेंगे तो आपको 100 कितना मिलेगा? 130 और 5 या 8 जोड़ेंगे तो 13, 143। कितना मिला? 143, कोई दिक्कत नहीं। 72 और 64 को जोड़ेंगे तो 72, 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 6 13, 13 के 3 और 4 2 6, 100। देखिए क्या सबसे ज़्यादा है क्या? हाँ, सबसे ज़्यादा तो यही है, अधिकतम यही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्योंकि 136, 143, 148 और 149 में सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा आपका हमारा क्या होता है? ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि 144 ज़्यादा होता है। मेरा कहने का तर्क यह है कि 136, 143 और 148 और 149 में अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा क्या है? तो आप कहेंगे सर 139, 149 सॉरी 149 है, यानी कि इसमें भी तो यही कहता है कि देविका का सबसे ज़्यादा है, अधिकतम है तो अधिकतम तो सही में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर आप आगे चेक करना चाहते हैं तो आगे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आगे चेक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अगर आप आगे चेक करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पे आपका क्या होगा? टाइम कंज़्यूम होगा, जो आप नहीं चाहेंगे ऐसा करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू क्या? प्लेस वैल्यू बोलते हैं और योगफल का मतलब फिर से क्या है? प्लेस वैल्यू का योगफल, यानी कि फिर से जोड़ करना है। क्या करना है? योगफल जहाँ-जहाँ दिखेगा आँख बंद करके जोड़ कर देना है। तो देखिए नंबर आपके पास दिया हुआ है 75,707, कहता है 7 के स्थानीय मान, तो यह 7 है। देखिए इस 7 के जस्ट इस साइड में राइट साइड में कोई अंक है क्या? बिल्कुल नहीं है, यानी कि इस पे कोई ज़ीरो नहीं बैठेगा। इस 7 के बाद में राइट साइड में अंक है? तो आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल है। कै गो है? तो 2 गो है। यह 2 गो अंक है। इस 7 के बाद कै गो अंक है? इसलिए हम यहाँ पे 2 गो अंक है तो 2 जीरो बिठाएँगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका 7 है, ठीक है? लेकिन इस 2 7 के बाद कितने अंक है? तो 4 अंक है। कितने अंक है? 4 अंक है। कितने अंक है? 4 अंक है। इसलिए हम 4 जीरो बिठाएँगे। कितना जीरो? 4 जीरो बिठाएँगे। और सभी को जोड़ देंगे। योगफल का मतलब क्या है? जोड़, यानी कि फिर से जोड़ लेंगे। 70,707 हो जाएगा। 70,000, देखिए 70,707 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा-सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस है, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या क्लासेस का टाइमिंग ड्यूरेशन कम हो सकता है, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा सिलेबस हो सकता है कंप्लीट करना हो, रिवाइज़ करना हो।
तो उसके लिए मैथ की क्लासेस को थोड़ा-सा फास्ट करके और आपको कराया जा रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि विशाल, विशाल नाम का एक लड़का है जिसके पास कैंडी है, क्या है? 10 दर्जन कैंडी है। तो आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 1 दर्जन बराबर कितना होता है? तो आप कहेंगे सर पूछने की बात तो है नहीं है, 1 दर्जन में कितना होता है? तो 12 गो संख्या होता है, यानी कि 1 पैकेट दर्जन 1 दर्जन पैकेट की बात किया जाए कितना संख्या होगा? तब 12 गो होगा, कै गो होगा? इसी तरीके से 10 दर्जन की बात हो रही है, कितना दर्जन? तो 10 दर्जन कैंडी है, किसके पास? तो विशाल के पास, यानी कि 12 गुना 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 120 कोई दिक्कत नहीं, 120 हो जाएगा। उसने इनका 1/3 भाग किसका? 1/3 भाग 10 दर्जन का 1/3 भाग 1/3 भाग 120 का 120 से का ना, इसको कटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 40 मर्तबे कट जाएगा। तो यानी कि ये 40 किसको दे रहा है? राधा को, किसको? तो राधा को 40 दे दिया। 2/5 भाग आसिफ को, 2/5 भाग किसका? 10 दर्जन का, यानी कि इसको कटाएँगे तो कितना 12 पचे 60 24 24 24 दूना 48 यानी कि 48 मर्तबे कट जाएगा। 48 किसको देता है? 48 आसिफ को देता है, आसिफ को, किसको? आसिफ को, कोई दिक्कत नहीं। और 1/12 भाग सोनू को, 1/12 भाग यानी कि 1/12 यानी कि 10 यहाँ पे हो जाएगा कितना? 10 किसको? सोनू को, सोनू को इतना दे दिया। विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसके पास टोटल कैंडी की संख्या कितनी थी? 120 थी, जिसमें से यह राधा को 40 दे दिया है, 48 आसिफ को दिया है और 10 सोनू को दे दिया है। तो इसके पास टोटल अभी बचा हुआ कितना है? तो 40 48 जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 88 और 10 जोड़ेंगे तो 98 कितना मिला? 98 120 वो था जिसमें से 98 वो बाँट दिए तो बचा कितना? 22 को, कितना बचा? 22 को, कोई दिक्कत नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इस आदमी का नाम क्या है? विशाल नाम है, जिसके पास 10 दर्जन कैंडल थे जिस यानी कि मोमबत्ती था, क्या था? मोमबत्ती था और इसके पास लास्ट में बाँटने के पास कितना बच गया है? तो 22 वो इसके पास बच गया। तो आपसे बचे हुए कैंडी की संख्या पूछा जा रहा था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन-सा सही है? क्या 3/5 5/7 या 2/5 इक्वल टू 8/30? कौन-सा सही है? ये 1/5 से बड़ा 1/3 होता है, कैसे सही है? ये आपसे पूछा जा रहा है और इसमें जो सही होगा वही आपका बिल्कुल सही होगा। तो सबसे पहले थोड़ा-सा हम लोग फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या चीज़ के बारे में? फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन? तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है? मिक्स्ड M-I-X-E-D मिक्स्ड फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है 1/2 यानी कि ऊपर में छोटा होगा, अंश छोटा होता है, न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है और हर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में होता है क्या? इम्प्रॉपर में ऊपर बड़ा होगा, 4/3 इस टाइप का लिखा होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूर्णांक भी एडेड होता है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर का सम्मिलित रूप होता है, यानी कि मिक्स्ड फॉर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसमें से पूछा जा सकता है कि कौन-सा प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो जिसका नोमिनेटर यानी कि अंश जो छोटा होगा वह प्रॉपर होगा। जिसका नोमिनेटर यानी कि अंश बड़ा होगा किससे? हर से, तो इम्प्रॉपर होगा और जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिल जाए वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर नेचुरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप यहाँ से बना पाइएगा। अन्यथा इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है 3/5 3/5 को आपको डेसिमल में चेंज करना होगा तो 0.6 आएगा। इसी तरीके से 5/7 को चेंज करेंगे तो 0.7 आएगा। तो इसमें कहता है कौन सही है? तो यहाँ पे 3/5 पहले लिखा हुआ है, तो 3/5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 0.6 और यह 12 वाला साइन लिख देंगे और यहाँ पे 0.7
तो आप क्या यह मान सकते हैं, इधर यह जो 12 वाला साइन 2 का मुँह खुला हुआ है, तो इसको हम लोग 12 मानते हैं। तो क्या 0.7 से 12 0.6 होता है क्या? तो आप कहेंगे सर कभी नहीं होता, तो क्या यह गलत होगा या नहीं होगा? तो गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? ये आपको पता है ना 0.3/5 को हम क्या लिखते हैं? 0.6 लिखते हैं और 5/7 को कितना लिखते हैं? 0.7 लिखते हैं। भाग देने पे यही आएगा ना? हाँ, बिल्कुल। यह कभी आपका 0 से 6 कभी भी 0.7 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आपका बिल्कुल गलत आंसर ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो है। ठीक है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है तो ऑप्शन आगे चेक कर लेते हैं। 2/5 इक्वल टू दिया हुआ है 8/30। 8/30 को घटाएँगे कितना मरतबे कट सकता है? 2 से घटाइएगा तो 4 है, नीचे में 15। तो यहाँ पे कहता है क्या 2/5 बराबर 4/15 यह कभी भी बराबर है। इधर देखिए 2/5 और इधर 4/15 थोड़ा-सा डिसिमल में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि डिसिमल में कहीं बराबर दिया होगा तो 2/5 को हम लिखेंगे 0.4 0.4 0.4 लिखेंगे और इसको करेंगे तो 0.2 तो क्या यह दोनों बराबर कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। थोड़ा-सा क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आप थोड़ा-सा क्लीन कीजिए और यहाँ पे 1/5 का क्या आता है रूप, वो आप बताइए। 1/5 को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है? 1/5 का बात करें तो 0.2 लिखेंगे और 1/3 का बात किया जाए तो 0.33 लिखेंगे। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। 1/3 को मैं भी कल के एक सेशन में क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, वहाँ पे 0.66 लिख लिया था। जबकि वो 2/3 का क्या मान होता है? 0.66 मान होता है। कोई दिक्कत नहीं। इसको भाग करना है आप किसमें? 1 में 3 से भाग करना है। तो यहाँ पे दशमलव बैठाइए 10 हो जाएगा 3। 9 फिर से 1 2 अंक तक 3-3 आता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 0.33 होगा। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान से आप माइंड में अपने माइंड में बना कर रखेंगे। किसको? 1/3 के बदले में आप क्या लिखेंगे? 0.33 ना कि 0.66 लिखेंगे। यहाँ पे कहता है 0.2 से बड़ा है 0.33 हाँ, बिल्कुल सही है। 0.2 से बड़ा 0.3 होता है या नहीं होता है? तो आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल होता है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप हमारे सेशन में बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट होंगे ही होंगे और जो 21 तारीख की रात में सॉल्यूशन कराए जाएँगे वहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा सेशन से ही क्वेश्चन आए रहेंगे। यानी कि क्वेश्चन पे आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपके एग्ज़ाम में। देखिए, यहाँ पे कहता है बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, किसको? बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। यानी कि पहले सबसे छोटा अरेंज करेंगे, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होगा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होगा यानी कि इस तरीके से इसका घर चलेगा। इसका घर इस तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में, कोई दिक्कत है? नहीं। तो सबसे छोटा इसमें देखिए, इसमें सबसे छोटा क्या है? देखिए यहाँ पे 5.32 है, इससे छोटा तो यह है ना? तो इसको पहले आना चाहिए था जबकि इसको बाद में। यानी कि 5.32 को बाद में आना चाहिए था, इससे पहले आपका 5.21 आएगा, 201 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह ऐसा नहीं करके पहले 12 को ही अरेंज कर दिया है, उसके बाद किसको? छोटा को, तो यह गलत हो जाएगा। इस तरीके से जब अरेंज किया जाता है सबसे पहले 12 उसके बाद छोटा तब वह क्या कहते हैं? घटते हुए क्रम बोलते हैं। आरोही क्रम बोलते हैं, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम बोलते हैं और यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं, क्या? आरोही क्रम। आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपर में बहुत सारे पिछले पेपर में पूछे गए हैं, आरोही क्रम में अरेंज कीजिए। असेंडिंग या बढ़ते हुए कहेगा तो आप तो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा जैसे ही आरोही भाषा चेंज करेगा, तो आप कन्फ्यूज़न में हो जाएँगे। तो आप अपने कॉपी में अभी लिख लीजिए कि बढ़ते क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आरोही क्रम बोलते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया है। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 और 4 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 और 4 की तरफ। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे फिर से 5.32 है और यहाँ पे 5.022 है, ठीक है? यानी कि यह आपका फिर से पहले आना चाहिए था और 5.32 को बाद में आना चाहिए था, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। आगे चलते हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपका अभी देखिए, यहाँ पे 0.22 और इसके बाद ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल कौन-सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आपको बता देता हूँ भी क्यों? और ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, थोड़ा-सा इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे कहता है 2 और यहाँ पे क्या? हाँ, देखिए यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे इससे पहले आपको देना चाहिए था 021 यानी कि 5.021 यानी कि ऑप्शन नंबर इसके वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो जब 3 गलत होते हैं तो चौथा ऑटोमैटिक सही होता है। इसमें देखिए 5.02 उसके बाद 5.022 उसके बाद 5.03 उसके बाद 5.201 उसके बाद 5.32 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में आएँगे, यानी कि टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि 15 बजकर 20 मिनट हो रहा है, 15 बजकर 20 मिनट हो रहा है जिसमें 6 घंटा 35 मिनट जोड़ना है, 6 घंटा 35 मिनट जोड़ना पहले पहले पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पहले थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिएगा। बाद में पूछता है कि क्या टाइम होता तो हम लोग जोड़ते, लेकिन यहाँ पे कहता है पहले क्या समय है? यानी कि इतना में से इतना हमें घटाना है, इतना में से इतना हमें घटाना है। तो आप कहेंगे सर 20 में से तो 35 मिनट घटेगा नहीं, तो मैं आपको जब सेशन पिछले करा रहा था 55 सेशन जो मैं कंप्लीट कराया हूँ प्रैक्टिस सेट का, तो उसमें आप सभी को बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए थे। जो बच्चे फॉलो किए होंगे तो उनको पता होगा कि 15 बजकर जो 20 मिनट है, इसको हम लोग लिखेंगे 14 बजकर 80 मिनट। कैसे? तो आपको बता दूँ 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 घंटा कॉमन लेंगे तो 60 मिनट कॉमन लेंगे। तो 20 मिनट पहले से एक्स्ट्रा था और 60 मिनट हम कॉमन ले लिए तो 20 और 60 जोड़ेंगे तो 80 मिनट हो गया। और नीचे में 30, 6, 35 ये अब घटा लेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा और इधर घटाएँगे तो 45 8 बजकर 45 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? 8 बजकर 45 मिनट आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्रीवियस क्लासेस जो कराए गए हैं, मैराथन क्लासेस जो कराए गए हैं, उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियरी साबित होंगे। 2 मैरा वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से पुण्य विभाजित हो जाए? तो सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा 245 से भाग कर दीजिए। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बताइए 8 वैसे यहाँ पे इसके बदले में 60078 में क्या घटाने पर यानी कि 8 में से क्या घटाने पर यह संख्या पुण्यतः 5 से विभाजित होगी। तो इसको क्या करेंगे 8 को 5 से भाग कर देंगे तो यह 3 आ गया ना, तो शेषफल को 8 में से हम 3 घटा लेंगे तो यह 5 से पुण्यतः विभाजित होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे 60 डबल 078 60078 को कितना से विभाजित किया जाए? यानी कि कितना घटाया जाए कि वह संख्या पुण्यतः 245 से विभाज्य हो, 245 से विभाज्य हो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? तो इसके लिए आपको तो भाग करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? भाग करना होगा। तो चलिए हम लोग भाग कर लेते हैं। भाग कीजिएगा तो देखिए 3 से तो लग नहीं सकता है, 2 से लगेगा। तो 2 से लगाइएगा ये तो 400 और 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 490। अब घटाइए, यह हो जाएगा 110 और 7। अब इसको 8 से गुना कीजिए, तो 8 चौका 32 300 हो गया 1100। ये 8 से नहीं लगेगा, 7 से लगाइए। 7 से लगाइएगा तो 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 चौका 28 3 31 हाथ में 2 हाथ में 3 सॉरी हाथ में 3 7 दूना 14 7 दूना 14 सॉरी 7 दूना 14 हो जाएगा, जबकि यह गलत हो जाएगा 12, 13, 5 यहाँ पे 7 से नहीं लगेगा, सॉरी 7 से लग ही नहीं सकता क्योंकि यह 1400 समथिंग आएगा, 1400 भी ज़्यादा आएगा। यहाँ पे आपका 4 से लगेगा, कितना से लगेगा? 4 से लगाते हैं। 4 से लगाएँगे तो 200 और इधर जोड़ेंगे तो 160, 180 ठीक है, 4 से लगाते हैं।
4 से लगाएँगे तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 4 चौका 16 2 18 हाथ में 1 और 4 दूना 8 और 1 9। अब इसको घटा लीजिए तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना? यहाँ पे आपका 0 में से 8 तो घटेगा नहीं था, हासिल लेंगे 10 बनेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पे पहले कितना था 1 लेकिन अब 0 हो गया तो 0 में से तो 9 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे 10 बनेगा, 10 में से 9 जाएगा यानी कि 1 यानी कि 127। अब इसके बाद 7 उतर गया, 8 उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग 5 से लगा लेते हैं, 5 से लगाएँगे तो 200 शायद कट जाए, तो देखिए 5 का 25 के 5, 5 का 25 के 5 आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 मैं आपको बता देता हूँ क्यों? आगे थोड़ा-सा इसको भाग कर लेते हैं पहले। 5 का 25 और 24 पचे 120 होता है, 24 पचे कितना होता है? 120 यानी कि 122 लिखाएगा, क्यों? क्योंकि 2 हासिल था, इसमें से हम घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ पे 5 और यह कट जाएगा, यानी कि 53 इसका शेषफल कितना बचा? 53 इसका शेष कितना बचा? 53 यानी कि 60078 में से हम 53 घटा लें, यह संख्या पुण्यतः जो आएगी वह कितना से विभाज्य होगी? 245 से विभाज्य होगी। यानी कि शेषफल को घटा लेते हैं तो वह संख्या जो आएगा वह बिल्कुल अपने भाजक से विभाजित होता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 600 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 5, 2 5 यानी कि 600 25 60,025 यह संख्या ऐसी है जो पुण्यतः 245 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी देख सकते हैं 245 लास्ट में कहा गया है, तो यह 245 तक कभी भी डिवाइड होगा तो इसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। तो इसको थोड़ा-सा हम लोग शॉर्ट मेथड से कर लेते हैं। कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं। यानी कि 245 जब भी कटेगा या इसके यूनिट प्लेस पे जो अंक आएगा वह 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे आपको संख्या दिया गया था 60,078 60,078 में से आप 40 घटाएँगे 40 घटाएँगे यानी कि 0 घटाएँगे तो फिर से यूनिट प्लेस पे तो 8 आ गया ना, यह 40 कभी नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आप 49 घटाते हैं, तो 49 घटाएँगे तो ये 18 बनेगा, 18 में से 9 गया, 9 आएगा यूनिट प्लेस पे तो ये भी नहीं कटा। 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो अब एक 61 रखना है तो अब 61 भी रख लीजिए। अब 61 घटाएँगे तो ये 78 में से 61 जाएगा तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा? यूनिट प्लेस पे आपका 17 आ जाएगा यानी कि 7 आया। तो ये भी नहीं कटा। तो आपको यूनिट प्लेस का भी रूल पता होता तो निश्चित रूप से आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर 3 निकल जाता है क्योंकि हम 78 में से 53 घटाएँगे तभी यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। जो 5 आते ही हमारा यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा? वह डिवाइड हो जाएगा यानी कि पूरा-पूरा कट जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा-सा लॉजिकल क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में कोई पीछे पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं शामिल करने की कोशिश किया हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, थोड़ा-सा लॉजिकल क्वेश्चन बनाता है, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे। अन्यथा ये क्वेश्चन जनरली ऐसे पूछता है कि इतना और इतना के बीच में इतना मैप पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है। तो बताइए 2.2 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा? तो 10 को 2.2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? लगभग 20.200 मीटर। 20 के लिए किलोमीटर और 200 मीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अगर से आपका क्वेश्चन हार्ड करता है, यानी कि पेपर हार्ड बनाता है, तो निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को शामिल करने की कोशिश किया हूँ। नाम दिया गया है जयंत, क्या? जयंत नाम दिया गया है। किसी स्थान P मान लीजिए P से पूर्व दिशा में, किस दिशा में? पूर्व दिशा में, तो आप लोग डायरेक्शन ऐसे याद किए होंगे या मैं जब पढ़ाता हूँ क्लास में रीज़निंग पढ़ाता हूँ और आने वाले समय में बीपीएससी की जब तैयारी कराऊँगा तो उस टाइम में भी आपको क्या करना होगा? यहाँ पे V लिखते हैं, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, कोई दिक्कत नहीं। V फॉर वेस्ट और E फॉर ईस्ट, यानी कि पूर्व तो आपको इस दिशा में हुआ, पूर्व में 3.5 3/5 किलोमीटर चलती है, कितना? 3/5 किलोमीटर 3/5 किलोमीटर चलती है और फिर वह वहाँ से पश्चिम दिशा में
यहाँ से पश्चिम दिशा का मतलब क्या है? यह तो अभी पूर्व दिशा है। यह आपका कौन-सा दिशा है? पूर्व है। तो पूर्व के जस्ट अपोज़िट क्या होगा? पूर्व के अपोज़िट क्या होता है? पश्चिम। तो पश्चिम में यह कितना चलता है? 1/1 पूर्णांक 5/7 यानी कि यह 7 और 12, 12/7, 12/7। तो सबसे पहले इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए। मीटर में चेंज कर लीजिए, तब ना पता लगेगा कि इससे और आगे तक गया है या कम तक गया है। आगे तक गया है या कम तक गया है, ठीक है? तो चलिए यहाँ से अब पीछे जाना है, इसको रिटर्न करना है, लेकिन कितना 12/7 किलोमीटर। किलोमीटर। तो देखिए इसको जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे थोड़ा देर के लिए तो कितना हो जाएगा 0.1। अब बात आप 7 या 17 इतना आपका किलोमीटर आ गया, समथिंग मान लेते हैं। और 3/5 को आप मीटर में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 0.6, यानी कि यह इतना ही तक रह जाएगा, यह इसको क्रॉस करेगा ही नहीं करेगा। यानी कि यह आया और इधर आ गया और फेस इसका इस साइड में बना हुआ है। किस साइड में? पश्चिम की ओर में। तो P से पूर्व की ओर इतना किलोमीटर दूरी पर है। अब वह P से कहाँ स्थित है? तो P आपका स्थान यही था। P से पूर्व में गया 3/5 किलोमीटर, रिटर्निंग में आया 12/7। 12/7 कोई दिक्कत नहीं, 12/7 रिटर्निंग में आया। 20 से 20 से पश्चिम की ओर 4.1/35 किलोमीटर की दूरी पर है। नहीं, 20 से पश्चिम की ओर तो नहीं है। 20 से तो यह है किसकी ओर? पूर्व की ओर ही है अभी। यह अभी किधर है? पूर्व की ओर ही है, पूर्व की ओर है। इसलिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 3/5 में से हमें घटाना है 12/7। 3/5 में से हमें घटाना है 12/7। तो एलसीएम निकालेंगे तो 35 हो जाएगा और 35 हो जाएगा तो 7 त्रि 21, 21 में से आपको 12/25 60, 12/25 60। यह तो हमारा ज़्यादा आ रहा है ना, यह हमारा ज़्यादा आ रहा है यानी कि यह इसको क्रॉस कर जाएगा। इसको क्या क्रॉस कर जाएगा? इसको क्रॉस कर जाएगा, सॉरी यहाँ पे फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो डायरेक्शन बना था वह बिल्कुल गलत है, थोड़ा-सा एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए हमें क्वेश्चन कहता है P से पूर्व दिशा में, P से पूर्व दिशा में गया कितना? 3/5 किलोमीटर गया, ठीक है? फिर वहां से पश्चिम दिशा में 1.5/7 चलती है, किलोमीटर चलती है। यहाँ से पश्चिम किधर है? तो पश्चिम तो इसी साइड में है ना, यह हमारा पूर्व था और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? पश्चिम होगा। इसके अपोजिट में क्या होगा? वेस्ट यानी कि पश्चिम होगा। कोई दिक्कत नहीं, वेस्ट में गया। कितना गया? तो इतना किलोमीटर, कितना? इतना 12/7 किलोमीटर, 12/7 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, 12/7 किलोमीटर। इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसको डेसिमल में हम लोग चेंज किए हुए थे, तो 0.1 लिखे हुए थे जिसकी वजह से गलत हो रहा था, जबकि यह 1.7 होगा, 1.7 होगा, जबकि इसको करेंगे तो 0.6 होगा। यानी कि यह निश्चित रूप से इस लाइन को क्रॉस करके, इस लाइन को क्रॉस करके इधर बढ़ जाएगा, इस लाइन को क्रॉस करके इधर बढ़ जाएगा। तो अब कहता है यह P से किस दिशा की ओर है? तो P से पश्चिम दिशा की ओर है। P से किस दिशा की ओर है? यहाँ से, इस पॉइंट से तुम्हें देखना है। इस पॉइंट से देखेंगे तो इस पॉइंट से यह पश्चिम की ओर है, लेकिन कितना? तो अब घटाना होगा। 12/7 में से आपको घटाना है 3/5। जब घटाएँगे तो एलसीएम 35 हो जाएगा और 35 में से इसको घटाएँगे तो 7 पचे 35, 12 पचे 60 और यहाँ पे 7 त्रिक 21। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो 60 में से 21 जाएगा यानी कि 39/35, 39/35 किलोमीटर हुआ। लेकिन किस दिशा में? 39/35। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? तो पहले ये देख लीजिए, 39/35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 1 पूर्णांक 1.4/35, 1.4/35 क्यों? क्योंकि आपको इतना तो पता ज़रूर होगा कि 39 को जब हम 35 से भाग करेंगे, 35 से भाग करेंगे तो एक मर्तबा कटेगा और 4 शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे यह भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। यह हमारा भागफल कहलाता है।
यह हमारा भाज्य कहलाता है और यह हमारा संख्या यानी कि भाज्य कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यह कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ गए होंगे और जब आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा-सा लॉजिकल खेलेंगे और वहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम में सबसे पहले देख लेंगे कि कौन-सा बड़ा है, कौन-सा छोटा है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या गलती कर चुके थे 12/7 की जगह पे 0.7 लिख चुके थे जिसकी वज़ह से मिस्टेक था। और डीएम यानी कि डेसीमीटर है, ठीक है? इसमें कहता है यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पे कौन-सी आएगी? देखिए यह टोटल क्या है? यह टोटल क्या है? यह टोटल 5 गो हइते है और कहता है बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा यानी कि सबसे लास्ट में सबसे बड़ा अरेंज करना है। कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें देखिए आपको इतना तो पता होगा, पूरा आपको पहचानने की ज़रूरत है भी नहीं, पूरा पहचानने की ज़रूरत है भी नहीं। इसमें चौथा क्रम है, तो आप इसको बढ़ते हुए क्रम में कहते हैं ना, तो इसको आप थोड़ा पहचान लीजिए कि बड़का इसमें कौन-कौन दिख रहा है। आप कहेंगे सर किलोमीटर तो 1000 मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है और उसके बाद यानी कि मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि हमारा कहीं न कहीं इसमें सबसे बड़ा किलोमीटर होगा और उससे थोड़ा-सा कम हमारा मीटर होगा। उससे थोड़ा-सा कम मीटर होगा, इससे भी थोड़ा-सा कम सेंटीमीटर होगा और उससे भी छोटा-सा कम कौन होगा? डेसीमीटर होगा और सबसे कम मिलीमीटर होगा। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। अब कहते हैं चौथे स्थान पे तो सबसे बड़ा अगर सबसे लास्ट में किलोमीटर आता है तो इसके जस्ट बगल में कौन आएगा? मीटर ही आएगा ना। इधर से अब 3 को आपको अरेंज करना है, तो अरेंज कर लीजिए। एमएम, एमएम, यहाँ पे डीएम सॉरी यहाँ पे पहले में डीएम आएगा डेसीमीटर, सब मिलीमीटर, उसके बाद में सेंटीमीटर तब मीटर, तब सेंटीमीटर तब मीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चौथे नंबर क्रम पे कौन आ रहा है? तो मीटर आ रहा है। कौन आ रहा है? मीटर आ रहा है। यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा है? आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हमें सभी ज अरेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है, सभी अरेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं। बस आपको देख लेना है कि 2 को पहचान लीजिए, कौन बड़का है, कौन छोटा है, क्योंकि 5 में कहता है कि चौथे स्थान पे क्या आता है। तो बस आपको 2 को पहचानना है, सबसे बड़का किलोमीटर है, उससे थोड़ा-सा छोटा कौन है? मीटर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले बोलता है कि 2/3 प्लस 4/5 का बटा पर का जोड़ कहा जा रहा है। क्या है? बटा पर का जोड़। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो 3 और 5 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 15 हो जाएगा। 15 को 3 से भाग करेंगे तब 5 आएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। 15 एलसीएम हुआ, 15 को 5 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे तब 12 मिलेगा। यानी कि आपको प्राप्त हुआ कितना? तो 10 और 12 22/15। कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर 22/15 भी मिल सकता है या इसको पूर्णांक में तोड़कर 1.7/15 भी लिखा हो सकता है। तो आप देख लीजिए आपके एग्ज़ाम आपके ऑप्शन में कौन-सा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को आप सभी को बटा-पर का जोड़ आता ही होगा। आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट जब यह क्वेश्चन पूछा गया था सेटेड पेपर में, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर नहीं बता पाए थे। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा 11,000 क्या है? 11,000 1100 कितना? 1100 1100 11 11,000 1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 11,1111 का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आप कहेंगे सर सब पर एक लिख देंगे। ये देखिए पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,11,111 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। यह देखिए, यह बहुत काफ़ी बड़ा संख्या है, तो यह हो ही नहीं सकता। यह आपका रोमन में है, इसको पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो गया आपका कितना 11, ये भी 11 और ये भी 11 यानी कि
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख, 11,111 ये भी आपका गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जब सही होगा तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि यह 11,000 कहलाता है, यह 1100 कहलाता है और 11 का मतलब 11 होता है। अब सभी को जोड़ दीजिए 1, 1, 1 और 1, 1, 2 और 1 यानी कि 12,111 आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं और निश्चित रूप से यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फँसते भी हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन का भी हम लोग अभ्यास कर लेते हैं और आने वाले समय में यानी कि संडे को हम लोग एक मैराथन क्लासेस लेकर आएँगे जो कि 3 से 4 घंटे की होगी। आप उस क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहेगी। आप अटेंड कर लेते तो निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन मैं आपसे कहता है यानी कि आज की सेशन नंबर 3 है और सीटेट का जब क्वेश्चन पूछा गया था तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 था। यानी कि कहता है कि 3.1/4 केजी चीनी से 1/16 केजी 1/16 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? कहने का सीधा-सा मतलब है केजी से केजी को हटा दीजिए और यहाँ पे 3.1/4 को 1/16 से भाग कर लीजिए और जो आपका आता है वही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको अब बट्टा पर का भाग करना है तो आप सभी को पता होगा कि 3.1/4 लिखा गया है तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 12 हो जाएगा, 12 को 1 जोड़ेंगे तो 13/4 कोई दिक्कत नहीं और नीचे 1/16 यहाँ पे हो जाएगा 13/4 गुना 16/1 कोई दिक्कत नहीं। 4 से 16 कटेगा 4 मरतबे 13 चौका 52 13 चौका कितना हो जाएगा 52 यानी कि 52 आपका आंसर होगा। देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के जब क्वेश्चन आएँगे तो आप बना पाएँगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा फास्ट से चलेंगे और जो क्वेश्चन आपको बताना होगा उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्राइब करके बताएँगे अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है सेशन के 4th नंबर क्वेश्चन है। हरीश नाम का एक लड़का है, क्या है? हरीश नाम का एक लड़का है जो शाम को 18 बजकर 40 बजे अपनी यात्रा शुरू करता है। यह स्टार्टिंग टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है? स्टार्टिंग टाइम दिया गया है यानी कि यह किसी यात्रा पे निकलता है, कहीं जा रहा है। तो इसका स्टार्टिंग टाइम क्या हुआ? कितने बजे चलना प्रारंभ किया था? 18 बजकर 40 पे। ठीक है? और 22 बजकर 20 मिनट पे समाप्त हो गई। उसकी यात्रा कितने बजे समाप्त हो गई? उसकी यात्रा समाप्त हो गई 22 बजकर 20 मिनट पे। तो समाप्त की यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, यह टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो अंतिम टाइम होगा उसमें से प्रारंभिक टाइम आपको घटा लेना है। तो 22 घंटा 20 मिनट से आपको 18 घंटा 40 मिनट घटाना है। तो घटाने के लिए तो आप कहेंगे सर इस टाइप का तो घटाओ हमें पता है ही नहीं। तो यह टाइप जो पिछला सेशन कंप्लीट किए होंगे प्रैक्टिस सेट में आप सभी को लगभग 55 कंप्लीट कराया हूँ। कितना? प्रैक्टिस सेट 55 सेट कंप्लीट कराया हूँ। अगर आप वो सभी देखे होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और बच्चे जो को फ़ॉलो किए होंगे इनका आंसर उस सभी का आ भी गया होगा। देखिए 22 घंटा 20 मिनट को हम घंटा में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। इसको 21 घंटा 80 मिनट भी लिख सकते हैं। 1 घंटा हाथ से लेंगे यानी कि 60 मिनट हाथ से लिए 20 मिनट हमारे पास पहले से ही एक्स्ट्रा है। तो 20 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 80 हो गया और नीचे 18 घंटा 40 मिनट घटाना है, तो घटाइए। मिनट यानी कि 40 ही रहेगा, मिनट कितना रहेगा 40, 80 में से 40 गया 40 और 21 में से 18 गया 3 यानी कि 3 घंटा 40 मिनट का टाइम लिया। 3 घंटा 40 मिनट आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे उसका आंसर भी बताएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे भी उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक तरीके से बोल सकते हैं कि मेज़रमेंट से संबंधित क्वेश्चन है।
कहता है 200 ml क्या? 200 ml और 300 ml 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml कितना ml 2000 ml इस दोनों का प्रयोग करके हमें 2000 ml कैपेसिटी पुराना है यानी कि आयतन की एक बाल्टी भरनी है एक आयतन की क्या करनी है बाल्टीन को भरनी है माप क्या है 200 ml और 300 ml का 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही नहीं है कौन सा सही नहीं है आपको नहीं पे घेरा लगा ही लेना है जैसे आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे वहां पे घेरा लगा लीजिएगा ताकि आपको पता लग सके कि इसमें क्या पूछा जा रहा है तो इस क्वेश्चन में कहता है कि नहीं है यानी कि उसका संयोजक इस दोनों का प्रयोग करने पर वह बिल्कुल 2000 के बराबर में नहीं आएगा वही आपका आंसर होगा तो चलिए कहता है 200 ml का आप एक बार प्रयोग कीजिए यानी कि 200 ml हुआ और 300 ml 6 बार 300 ml का प्रयोग कीजिए यानी कि 1800 हुआ तो यह तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 तो प्राप्त हो गया ना लेकिन यहाँ पे आपको गलत ऑप्शन चुनना है किससे प्राप्त नहीं होगा तो यह तो आपका ऑप्शन गलत हो गया इसी तरीके से कहता है 200 ml के बर्तन को 4 बार प्रयोग कीजिए यानी कि 800 ml भर लीजिए और 300 ग्राम 300 ml बर्तन से आप 4 बार भरिए यानी कि 4 तिरी 12 यानी कि 1200 ml इससे भर लिए तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 प्राप्त हो गया यानी कि ये भी तो 2000 प्राप्त हो गया लेकिन आपको प्राप्त नहीं होने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया यहाँ पे 7 दूना 14 और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 यानी कि 1400 ml इससे भर लिए 7 200 ml वाले बर्तन से और 300 ml वाले बर्तन से हमें 600 ml भरना होगा क्योंकि 2 बार प्रयोग करते हैं तो 14 और 6 20 यानी कि 2000 ml ये भी हो गया यानी कि जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही होता है चौथा ऑप्शन क्या होता है ऑटोमेटिक सही होता है अगर आपको विश्वास नहीं है तो कहता है 200 ml के बर्तन को आपको कितना बार प्रयोग करना है 200 बर्तन ml के बर्तन को आपको कितने बार प्रयोग करना है आपको प्रयोग करना है 6 बार तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 और नीचे में थोड़ा-सा डिस्प्ले इश्यू होने की वजह से वहाँ पे 2 लिखा हुआ है या 3 नहीं पता लग रहा है, ठीक है? आप थोड़ा-सा कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे 300 ml वाला जो बर्तन है, उसे शायद 2 बार कैलकुलेट करना है, यानी कि 600 होगा। यानी कि 1800 हुआ, तो निश्चित रूप से 1800 हुआ, तो 2000 के इक्वल तो नहीं हुआ। नहीं ना हुआ, तो आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपसे वही ऑप्शन पूछा जा रहा था, जो क्या हो? 2000 के इक्वल ना हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह एप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन यानी कि सन्निकट से क्वेश्चन पूछा गया है। एप्रॉक्स वैल्यू से संबंधित अनुमान लगाना है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है तो जैसे कि आप सभी को पता होगा 7.31 गुना 3.85 गुना 3.85 इसके बाद है 9.09 का एप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा कि नंबर लाइन आप सभी लोग पढ़े होंगे। यह मान लीजिए 1 है और यह 0 है। 0 और 1 के बीच में एक बड़ा लाइन रहता है जिसको छोटा अक्षर में 5 लिखा रहता है, ठीक है? तो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 4 और 5 से पीछे रहता है इसको 0 मानते हैं और 5 से जैसे ही ज़्यादा 6, 7, 8, 9 हो गया, तो यह अगला 1 माना जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे 7.1 है, तो इसको हम क्या मानेंगे? 7 मानेंगे। ये 3.8 है तो 8 है ना 5 से तो ज़्यादा है यानी कि अगला मानेंगे। यानी कि 7 गुना 4 यहाँ पे 9.09 है, 0 है यानी कि इसको 9 मानेंगे। तो 7 गुना 4 बट्टा 9 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 2 कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन के लिए आपको नंबर लाइन की जानकारी होनी थी। जिसके पास होंगे वह निश्चित रूप से इसका बिल्कुल सही आंसर बता पाए होंगे।
अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैराथन क्लासेस जो आएँगे वो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट शामिल होंगे। आप उस आने वाले संडे को उस मैराथन क्लासेस में शामिल होकर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं, थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए। यदि ग्रिड में कहता है या ग्रिड में एक छोटा वर्ग मान लीजिए यही एक छोटा वर्ग है, क्या है? यही एक छोटा वर्ग है, छोटा वर्ग है, वर्ग 4 वर्ग इकाई का है। एक छोटा वर्ग कितने वर्ग इकाई का है? तो 4 वर्ग इकाई का मतलब क्या है? वर्ग यानी कि स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है? कोई दिक्कत? वर्ग से सीधा हमें तात्पर्य यही है कि यह एरिया का मात्रक दिया हुआ है। एरिया तो साइड यानी कि वर्ग का एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे सर साइड स्क्वायर होता है क्या? साइड स्क्वायर। तो अगर साइड स्क्वायर तो एरिया हमको तो पता है कितना दिया हुआ है 4 और साइड स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएँगे तो इधर रूट चढ़ेगा। चलिए, हम यहाँ से रूट 4 लिखते हैं और इधर हम साइड लिखते हैं। क्यों कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड रूट चढ़ता है, दूसरे साइड रूट चढ़ता है। यानी कि हम यह लिख सकते हैं ना कि साइड बराबर हमें पता प्राप्त क्या हुआ 2, साइड बराबर प्राप्त क्या हुआ 2। अगर इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, अगर इसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, अगर इसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसी तरीके से 2, 2, 2 और यहाँ पे भी 2, 2। तो अब कहता है आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले तो लंबाई निकाल लीजिए, तो लंबाई 4 गो खंड का प्रयोग किया गया है। यानी कि 2 गुना 4 बराबर 8 और यहाँ पे चौड़ाई में 2 खंड का प्रयोग किया गया है। 2 वर्ग का प्रयोग किया गया है, 1 वर्ग और यहाँ पे 1 वर्ग 2 वर्ग यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आयत का परिमाप अब सभी को पता होगा, पेरीमीटर परिमाप होता क्या है? तो मैं आपको बता दूँ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई क्या है 8 है, चौड़ाई क्या है 4 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 गुना 8 4 कितना हो जाएगा 12, अब 12 दूना 24, 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो 24 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। समझ में आया कैसे इसका आंसर निकाला गया? इसके लिए थोड़ा-सा क्वेश्चन को आपको पढ़ने की आवश्यकता थी। बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं कि यह साइड का लंबाई यानी कि वर्ग के एक भुजा का ही लंबाई 4 इकाई है, जिसकी वजह से उसका आंसर गलत आता है। वर्ग के भुजा की लंबाई 4 वर्ग इकाई नहीं है, बल्कि उस वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। कैसे पहचाना? यह वर्ग जो दिया गया है, इसका मात्रक ही जब एरिया का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई में निकलता है। किस चीज़ में? एरिया का मात्रक यानी कि क्षेत्रफल जो होता है, उसका मात्रक ही वर्ग इकाई कहा जाता है। इसलिए बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कैसे निकाला गया? यह कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। आज की क्लासेस में पता लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें कहता है एक बच्चे ने 5 विषय में कितने विषय में? 5 विषय में से प्रत्येक में 75 अंक, 5 गो विषय था और सभी विषय में 75 अंक ही प्राप्त किया है, ना ज़्यादा न कम और ना उससे कम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या 5 सब्जेक्ट हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 हाँ, हो गया। प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी? प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी? इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। बस आंकड़ा जो दिया गया है इसमें मैं उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ कि कैसे निकालना होगा। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 75 हो जाएगा। लेकिन निकालते कैसे हैं उसके बारे में जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे
5 सब्जेक्ट में अलग-अलग अंक प्राप्त करते, जैसे किसी में 7, किसी में 60, किसी में 8, किसी में 90, कुछ भी, किसी में 2, इस टाइप का 5 सब्जेक्ट हो गया? हाँ, हो गया। तो इसमें फर्स्ट हम लोग माध्यिका निकालने के सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले लिखते हैं। 2, 7, 8, 60 और 90 इस तरीके से अरेंज कर देंगे तो क्या ये डाटा बढ़ते हुए क्रम में अरेंज हो गया? आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल अरेंज हो गया। अब देखिए यह कितना है, कै गो डाटा है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 5 गो है। तो दोनों साइड से छाँटना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड से छाँटना शुरू करेंगे। तो इधर से 2 और 7 छँट जाएगा। बराबर छाँटेंगे, यानी कि इधर 2 छाँट रहे हैं तो इधर भी 2, यानी कि पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड से हमारा 2 और 7 खत्म हो गया, तो राइट हैंड साइड से हमारा 60 और 90 खत्म हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। जब इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो जो बीच में बचता है ना, तो वही आपका क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। क्या आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे? निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और पूछे जाते भी हैं। मान लीजिए यह विषम संख्या था, तब तो आप इसका आंसर निकाल लिए ना। मान लीजिए यहाँ पे 90 ना होकर क्या होता? 90 ना होकर बस 4 ही डाटा होता, तो आप कहते सर कैसे हम इसको छाँटेंगे? तो हम कहेंगे ज़्यादा कुछ नहीं करो, एकोन को इधर-इधर छाँट दो। एक एक डाटा एक लेफ्ट में भी छाँट दो और एक राइट में भी छाँट दो, ठीक है? और बीच में यह जो 2 डाटा बचा हुआ है 7 और 8, इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। अब 15/2 यानी कि साढ़े 7, अब इसका एवरेज हो जाएगा, एवरेज नहीं सॉरी माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यिका साढ़े 7 हो जाएगा, यानी कि 7.5। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को देखिए और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसका सही आंसर बताने में सक्षम होंगे। यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग सबसे पहले खोज लीजिए कहाँ है? तो लाल भाग 40 है। अगर यह लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है? आपसे यही तो पूछा गया है। सफ़ेद भाग क्या है? यह पूछा गया है। रेड वाला भाग हमारा कितना है? 1/2 है। 1/2 बराबर क्वेश्चन में ही कहा गया है कि 40 है। अगर आधा का मतलब 40 तो पूरा का मतलब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर कोई ज़्यादा तो बात है नहीं। आधा-आधा को जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा। आधा-आधा को जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा। यानी कि 40 को जोड़ेंगे तो 80 बन जाएगा। यानी कि 1 का मतलब क्या निकला? 80 निकला। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पे हम करते हैं तो 2/2 यानी कि 1 प्राप्त होता है या नहीं? तो आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल 1 प्राप्त होता है। समझ में आया? इस तरीके से हम बोले कि क्या आधा और आधा को जोड़िएगा तो 1 बनेगा और उसी तरीके से 40 और 40 को जोड़िएगा तो 80 प्राप्त होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 का मतलब 80 निकला तो सफ़ेद हमारा यानी कि व्हाइट हमारा क्या दिया हुआ है? व्हाइट तो 1/8 दिया हुआ है ना, 1/8 और 1 का मतलब क्या है? 80/8 बराबर कितना हो जाएगा? 10। 10 ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप बना पाए होंगे और इस टाइप के जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएँगे डाटा हैंडलिंग या आँकड़ों से संबंधित तो आप बनाने में सक्षम होंगे। इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यह बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में शामिल किया गया है। आप इस सीरीज को अवश्य रूप से फॉलो कीजिएगा। इस सीरीज में इससे पहले भी 4 क्लासेस कंप्लीट कराए गए हैं और आज की क्लासेस नंबर 5 है। और इसका प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? यह कहता है ₹250 में से 200 पैकेट करता है। कितना पैकेट? 200 पैकेट। यानी कि ₹250 में 200 पैकेट खरीदता है। ₹250 में 200 पैकेट खरीदता है। कितना पैकेट?
200 पैकेट खरीदता है, 250 रुपया में 200 पैकेट खरीदा। इसी तरीके से 20 दर्जन, तो थोड़ा-सा आप ये बता दीजिए कि 1 दर्जन बराबर होता क्या है? तो आप कहेंगे सर 1 दर्जन बराबर 12 होता है, यानी कि 20 दर्जन बराबर क्या हो जाएगा? 20 दर्जन बराबर 240, 240, यानी कि यह 240 पैकेट, यह 240 पैकेट वस्तु खरीदता है कितना में? ₹250 में, कितना में? ₹250 में। जबकि जो पहला व्यक्ति है वह हमारा कितना में? तो वह ₹250 में से मात्र 200 पैकेट खरीदता है, जबकि दूसरा जो व्यक्ति है वो ₹250 में 240 पैकेट खरीदता है, यानी कि 40 पैकेट ज़्यादा खरीदता है। तो कौन कहता है किसकी लागत अधिक है? तो किसकी लागत अधिक है? जिससे रुपया ज़्यादा लेगा लेकिन वस्तु कम देगा, तो उसकी लागत अधिक हो जाएगी ना। तो यहाँ पे लागत किसकी अधिक हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पहले वाले व्यक्ति की लागत अधिक हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 20 अगस्त के एग्जाम में भी पूछा गया था। 20 अगस्त 2023 के एग्जाम में पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में भी थे और इस पे चैलेंज भी किए हुए थे, लेकिन सीटेट वही आंसर बताया जो मैंने भी बताया था जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, यानी कि पेपर को डिस्कस कर रहे थे उस टाइम में बताया बताया गया था मेरे द्वारा। यहाँ पे कहता है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। इसी तरीके से यह सीरीज आगे बढ़ता जाता है। सम संख्या पदों तक योग क्या है? सम संख्या। तो सबसे पहले थोड़ा-सा आप ये बताने का कष्ट करेंगे क्या कि सम संख्या कहते क्या है? तो आप कहेंगे सर वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाए। यानी कि 2 से तो आपका 2 भी डिवाइड होगा, 4 भी डिवाइड होगा, 6 भी डिवाइड होगा, 8 भी होगा। इसी तरीके से यह सीरीज आगे बढ़ता जाएगा। तो सम संख्या के पदों का योग बताना है। सम संख्या के पदों का योग यानी कि आप निकालेंगे, मान लीजिए 2 ही ले लेते हैं, तो 2 तो सम संख्या है, 2 पद तक निकालेंगे तो 1 माइनस 1 यही ना 2 पद है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा? 0 यानी कि शून्य, 0 यानी कि शून्य। अगला सम संख्या 4, अगला सम संख्या 4। तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आपको कितना प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे सर एगो और एगो दूगो, और दूगो में से दूगो जाएगा यानी कि 0 गो, यानी कि फिर से हमारा 0 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से अगला सम संख्या 6 होगा। 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पे 3 माइनस 3 यानी कि यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यानी कि 2 4 6 यानी कि सभी पे शून्य आ रहे हैं, यानी कि सम संख्याओं के पदों का योग जब आपसे पूछेगा तो शून्य आएगा। कोई दिक्कत? इसी तरीके से जो 20 अगस्त 2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया था, उसमें कुछ नहीं किया गया था। बस इतना ही था, मान लीजिए यहाँ पे अंक 1 की जगह पे 2 लिख दिया था और यहाँ पे सम की जगह पे विषम पदों का योग पूछ लिया था। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे 4 तो -4 कुछ इस तरीके से आंसर बता रहे थे जो कि बिल्कुल गलत था। यहाँ पे आप लोग समझ पाए होंगे कि किस क्वेश्चन में कह क्या रहा है और आपको बताना कैसे, उसका आंसर होगा कैसे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे और आने वाले समय में जब आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो आप उसका बिल्कुल सही आंसर बताने में बिल्कुल सक्षम होंगे। हाँ, ये 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 6 गो 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 गो 9 लिखेंगे और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 1 पर कै गो 0 तो 4 ज़ीरो, 1 पर 4 ज़ीरो। अंतर का मतलब क्या होता है? तो डिफरेंस यानी कि घटाना है। कितना में से कितना? तो 6 गो 9 में से 1 पर 4 गो 0 घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पे आप घटाएँगे तो क्या हो जाएगा? 4 ज़ीरो हो जाएगा। अब घटाइए 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 1 गया यानी कि 8, 98 पर 4 गो 9, 98 पर 4 गो 9 किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपका किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। जैसे ही अंतर की बात होगी तो वहाँ पे डिफरेंस निकालना है और जहाँ योग का बात हो वहाँ पे आपको ऐड करना है यानी कि जोड़ना है।
ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कहता है 42 और 62 के मध्य कितनी पूर्ण संख्याएँ हैं? सबसे पहले ये बताइए कि पूर्ण संख्या हम लोग कहते किसको हैं? यानी कि होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर किसको कहते हैं? तो सभी बच्चे बोल भी रहे होंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और कहीं न कहीं उसको ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसके मध्य में कहाँ से कहाँ तक? तो बा 42 से 62 के मध्य कितनी पूर्ण संख्याएँ हैं? यानी कि कंप्लीट नंबर है। इसके बीच में कितनी है? तो यह रैंकिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है। जब हम लोग रैंकिंग यानी कि रीज़निंग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे करते क्या है, टोटल प्लस 1 माइनस क्या? माइनस लेफ्ट या राइट, माइनस लेफ्ट या राइट, यानी कि टोटल इसमें क्या है? अब बिटवीन निकालेंगे तो क्या कर लेंगे? 62 में 1 जोड़ लेंगे और 42 घटा लेंगे। जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो 62 में 1 जोड़ेंगे तो 63 और 42 घटाएँगे तो 21 प्राप्त होगा। यानी कि इस दोनों के बीच में मात्र कितने नंबर होंगे? तो 21 पूर्ण संख्याएँ होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इस फ़ॉर्मूला को याद रखेंगे। क्या करना है? तो लास्ट वाले में 1 जोड़ देना है और पहले वाला घटा लेना है। यानी कि 63 में से 42 घटा लेंगे, जो प्राप्त होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। बढ़ते हुए क्रम में यानी कि इसको क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस चीज़ में? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि आरोही क्रम में अरेंज करना है। आप इस बात को भी नोट कर लेंगे कि बढ़ते क्रम को ही हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं। आरोही क्रम क्या? कौन-सा क्रम? आरोही क्रम। आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे पिछले सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आरोही क्रम में अरेंज कीजिए। बढ़ते क्रम तो जैसे कहा जाएगा तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं। जैसे ही आरोही और अवरोही कहना शुरू कर दे एग्ज़ामिनर, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा-सा आरोही क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम करते हैं। इसमें सबसे छोटा को सबसे पहले अरेंज करते हैं। उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि सबसे लास्ट में सबसे बड़का। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, इसमें अरेंज करना शुरू करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा-सा ये देख लीजिए कि सबसे छोटा है कौन? यह 23 दशमलव कुछ है या 22 दशमलव कुछ है, ये भी 23 दशमलव कुछ है, ये भी 22 दशमलव कुछ है। यानी कि 23-22 यहीं चल रहा है, ठीक है? 23-22 ठीक है। 23.1 है या 22.1 है, यानी कि अभी तक छोटा यही मिला। 23.45 है या 22.28 है। इस पे दो 22.2 पे 0 बिठाएँगे तो 22.20 यानी कि 2 जीरो, जबकि यह 28 28 है। तो अभी तक तो छोटा यही है। यानी कि सबसे पहले आपका कहीं न कहीं ऑप्शन यही होगा 22.2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में है। बाकी ऑप्शन नंबर आपका 2 गलत है, क्योंकि यह 23.1 से शुरू हो रहा है। यह आपका 22.28 से शुरू हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2 ऑप्शन आपका तो गलत हो गया। 1 ऑप्शन से ही सबसे छोटा देखे और उसके आधार पे 2 ऑप्शन को हम लोग गलत कर चुके हैं, यानी कि साइड कर चुके हैं। अब बस थोड़ा-सा ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर हो क्या सकता है? इसका आंसर हो क्या सकता है? तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे 18 लिखा गया है, यानी कि 23.18 ऑप्शन नंबर 1 में, और यहाँ पे उसके बाद 23.1 लिखा गया है। तो 23.1 के बाद आप क्या बैठाएँगे? अपने तरफ से तो 1 ही बैठाएँगे। यानी कि यह 18 है, जबकि यह 1 जीरो है, तो 12 कौन हुआ? 18 या 1 जीरो, तो आप कहेंगे सर 1 जीरो छोटा होता है, जबकि 18 बड़ा होता है, यानी कि 18 बड़ा होता है, 10 छोटा होता है। तो ये जब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है, तो पहले छोटा आएगा ना, उसके बाद बड़ा आएगा। यानी कि यह आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। देख लीजिए, बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। 4 अंकों की एक संख्या है, तो 4 को डैश आप लगाइए और कहता है पहला अंक दूसरे अंक का 1 तिहाई, दूसरा अंक का 1 तिहाई है, यानी कि 1/3 है। दूसरे अंक का 1 तिहाई है। तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक का योगफल है। पहला और दूसरा का योगफल, यानी कि दूसरा अंक, तीसरा अंक है, तीसरा अंक है। यानी कि इस दोनों का योगफल कौन-सा है? तो तीसरा अंक है। उसके बाद देखिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 6 जोड़ेंगे तो यह 8 आया। 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 आया। 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। यानी कि योगफल तो सब में वेरीफ़ाई कर रहा है। तो योगफल से अब आप ऑप्शन को हटा नहीं सकते। अब कहता है पहले का दूसरे का 1 तिहाई, दूसरे का 1 तिहाई, तो 3 का 1 तिहाई, 4 का 1 तिहाई। 4 का 1 तिहाई कितना होगा? यह तो 4/3 हो जाएगा, जो कि क्या है? गलत है। यहाँ पे कहता है 3 का 1 तिहाई, 3 का 1 तिहाई 1, ये तो सही है। यानी कि अभी तक या तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा या तो 1 सही होगा। यहाँ पे 2 का भी 1 तिहाई देखेंगे, यह क्या हो जाएगा? 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है।
अभी तक सही कौन आया आपके पास? या तो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 3। आगे थोड़ा-सा बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अगला कंडीशन कहता है जबकि अंतिम अंक तो यही है, अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। अंतिम अंक यह दूसरे अंक का क्या है? 3 गुना है। तो देखिए यह 3 गुना यही ना होगा, 3 गुना यही ना होगा। यहाँ पे 3 गुना 6 का 3 गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, जबकि एक-एक गो अंक अंक ल लिखना है। तो यह क्या सही होगा? कभी सही नहीं होगा, यानी कि यह आपका गलत हो गया। तो सही क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो आपको संख्या प्राप्त हुई 1, 3, 4, 9। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कहता है एक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों के नाम जिनके दिनों की संख्या को 2 और 5 से दोनों से विभाजित किया जा सकता है। तो 2 और 5 से विभाज्यता का रूल क्या है? या देखिए 5 का विभाज्यता का रूल आप बताएँगे तो कहेंगे सर या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। जबकि आप 2 से विभाज्यता का रूल बताएँगे तो कहेंगे सर लास्ट में कोई भी सम संख्या हो। यानी कि 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसके अलावा कोई तो हो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे कहता है 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 2 से भी भाग लगना चाहिए और 5 से भी लगना भाग लग जाना चाहिए। यानी कि दोनों में कॉमन क्या आया? तो 0-0 कॉमन आया। तो किस-किस महीना के लास्ट में 0 होता है? जी किस-किस मंथ के लास्ट में 0 होता है? यानी कि दिनों की संख्या के आधार पे इस क्वेश्चन का सही आंसर चुनना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, मार्च आपका कितने दिन का होता है? मार्च आपका कितने दिन का होता है? तो आप कहेंगे सर 31 दिन का होता है। तो क्या यह विभाजित होगा? नहीं। क्या यह विभाजित होगा? नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में जनवरी है, तो जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो क्या यह 5 से डिवाइड होगा या 2 से? बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे नवंबर है 30 दिन का होता है। इसमें कोई ऐसा मंथ देखिए जुलाई, क्या है? जुलाई 7 पे आता है। कितने पे आता है? जुलाई 7 पे आता है और ये भी 31 दिन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। जब 3 गलत होते हैं तो चौथा आपका ऑटोमैटिक सही होता है और अप्रैल में भी 30 दिन, जून में भी 30 दिन, सितंबर भी 30 दिन का होता है और नवंबर भी 30 दिन का होता है। तो सभी के लास्ट में 30-30 यानी कि दिनों की संख्या 30 हुई और 2 और 5 से विभाज्य हो जाएगा। इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे किस मंथ में कौन-सा दिन आता था? अगर आपको दिन की संख्या मंथ के दिनों की संख्या पता होती तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बताने में सक्षम होते। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आपसे कहा जा रहा है कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन दिया गया है और इसमें आपको बड़ा और छोटा पहचानना है। क्या? बड़ा और छोटा पहचानना है। बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आपको पहचानना है। 7/10, 4/9 और 2/15, 3/5 और 2/3। ठीक है? में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। सबसे भी बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। चलिए इस सभी को हम लोग भाग करके डाटा लिखना शुरू करते हैं, किसके अंत में क्या आ रहा है। तो 2/3 को भाग करेंगे तो 0.66 आएगा, 0.66 आएगा। 3/5 को भाग करेंगे तो 0.6 आएगा, 0.6 आएगा। यहाँ पे 2 अंक तक लिखे हैं तो यहाँ पे एक 0 भी लगा देते हैं खुद से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2/15 है यानी कि इसको भाग करेंगे तो 0.1 और यहाँ पे 3 आएगा, कोई दिक्कत? 15 तिया 45 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 4/9 है, 4/9 है, तो 4/9 है यानी कि 36 होगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट कितना? 9, 40, 9 चौका 36। यहाँ पे देखिए 9 है तो यहाँ पे 4 होगा। 4/9 है, क्या है? इसको भाग कर लीजिए, यहाँ पे 0 बैठाएँगे तो 0 बैठ गया। अब 9 चौका 36, 9 चौका 36 यानी कि यहाँ पे 4 और फिर से 4 यानी कि 44 आ रहा है, ठीक है? इसमें सबसे छोटा आपको पहचान करना है, तो भाग करके ही आप चेक कर सकते हैं। इसको भाग करेंगे तो 0.70 आ जाएगा, तो इसमें सबसे छोटा आपको क्या मिला? तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा हमारा तो यही मिला, यह क्या है? सबसे छोटा है, क्या है? सबसे छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, यह सबसे छोटा है। अब देखिए आगे क्या है तो सबसे बड़ा आपको तो यह मिला, सबसे बड़ा कौन मिला? तो 7/10 सबसे बड़ा कौन मिला? तो 7/10 सबसे बड़ा यानी कि सबसे पहले आपको बड़ी संख्या चुननी है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या यानी कि 7/10 किस-किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो गलत हो जाएगा। 3 और 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा या ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो देखिए
2/15 किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्रमशः का मतलब होता है अगर सबसे पहले बड़ी संख्या कहेगा तो आपको बड़ी संख्या ही पहले लिखना है और बाद में छोटी संख्या कहेगा तो आपको बाद में छोटी संख्या लिखना है। जैसे कहेगा वैसे ही इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ जब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आएँगे, एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे तो निश्चित रूप से आप बनाने में सक्षम होंगे और बना भी पाएँगे, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। कहता है एक मिठाई की दुकान पर शॉप ओनर भी होगा, खरीदार भी होगा और मिठाई भी होगी, पैसे भी होंगे। दुकान पर 1 केजी बेसन 1 केजी बेसन के लड्डू 1 केजी बेसन के लड्डू डिब्बे के भार को छोड़ते हुए, यानी कि सिर्फ़ लड्डू का भार, यानी कि सिर्फ़ लड्डू का वेट के डिब्बे 1 डिब्बे में 25 लड्डू, 1 डिब्बा में कै पै लड्डू? तो यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं 1 पैकेट में कै गो लड्डू? तो 25 गो लड्डू, कै गो लड्डू? तो 25 गो लड्डू, लेकिन कितना केजी बेसन है? तो 1 केजी बेसन में यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 1 पैकेट में 25 लड्डू है और 1 केजी में 25 लड्डू बन रहे हैं। रेखा लड्डुओं के 4 डिब्बे खरीदना चाहती है। कितने डिब्बे? 4 डिब्बे यानी कि 4 केजी बेसन के लड्डू खरीदना चाहती है, परंतु उसे 1 डिब्बे में केवल 20 लड्डू लेने हैं। केवल 1 डिब्बे में 20 लड्डू ही लेने हैं। तो आप ये बताइए कि 1 पैकेट में 25 लड्डू हैं, तो थोड़ा-सा ये बता दीजिए कि 4 पैकेट में कितना लड्डू हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ज़्यादा कुछ नहीं, 4 से गुना कर दीजिए, जितना होगा उतना लड्डू की संख्या हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं 100 गो लड्डू होगा क्या? 100 गो लड्डू होगा। कितना? 100 लड्डू होगा। 100 लड्डू होगा। या तो 4 पैकेट में 100 लड्डू आएँगे। कितने लड्डू आएँगे? 100 लड्डू आएँगे। लेकिन जो कौन-सी कौन-सा खरीदार है? तो रेखा नाम की एक लड़की है जिसको मात्र 1 डिब्बा में 20 लड्डू ही चाहिए, 20 लड्डू ही चाहिए। यानी कि 1 केजी में 1 केजी में कितने लड्डू बन रहे हैं? 25 लड्डू, यानी कि चाहिए 20 लड्डू। तो हम कह सकते हैं ये भी कि 1000 ग्राम में 25 लड्डू तैयार हो रहा है। तो 1 ग्राम में कितना लड्डू कितना तैयार हो रहा है? कितना वेट लग रहा है? कितने ग्राम का है? आप कहेंगे इसको भाग कर दीजिए, यानी कि 1 लड्डू आपका 40 ग्राम का है। तो 20 से लड्डू 1 डिब्बा में लेती है। एक रेखा जो है वह 1 डिब्बा में मात्र 20 लड्डू लेती है। 20 लड्डू लेती है, यानी कि 20 गुना 40 कर देंगे तो यह 800 ग्राम 1 डिब्बा में सामान लेती है, यानी कि 800 ग्राम ही लड्डू लेती है। तो ऐसा-ऐसा उसके पास कितने डिब्बे हैं? 4 डिब्बे हैं, इसलिए 4 गुना 800 करेंगे तो 3200 ग्राम हो जाएगा। 3200 ग्राम यानी कि 3.2 केजी 3.2 केजी यानी कि 3 केजी 200 ग्राम। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे और निश्चित रूप से जब आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएँगे, एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे तो आप सही आंसर बताने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूँ कि कल संडे है और कल संडे को ही हम लोग मैराथन क्लासेस अरेंज कर रहे हैं। सेकंड लास्ट मैराथन क्लासेस होने वाली है कि यानी कि इस सेशन की अंतिम से एक पहले वाली मैराथन क्लासेस होगी, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। सुबह 9 बजे से लगभग 12 बजे तक चलेगी, यानी कि 3 घंटे की क्लासेस होगी। काफ़ी अच्छी क्लासेस होगी, आप इसे अच्छे से पार्टिसिपेट करके देखिएगा निश्चित रूप से। इससे और आने वाले जो 2-4 सेट अभी हैं, वह कंप्लीट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँगे। यहाँ पे एक बीना नाम की लड़की है, क्या है? बीना नाम की एक लड़की है जो कुछ सामान खरीदती है। सिर पर लगाने वाला कुल 50 लीटर कितना लीटर? 50 लीटर तेल खरीदती है। सिर पर लगाने वाला तेल खरीदती है। कौन? तो वीना नाम की जो लड़की है वह खरीदती है। कितना तेल? तो 50 लीटर तेल खरीदा। वह इस तेल को 80 एमएल की बोतलों में भरना चाहती है। 80 एमएल की बोतलों में भरना चाहती है। उसे ऐसा करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? देखिए यह एमएल है, तो एमएल को हम लोग पहले एमएल में लीटर को एमएल में बदल देते हैं। तो थोड़ा-सा आप ये बता दीजिए कि 1 लीटर में कितना एमएल होता है? तो आप कहेंगे सर 1000 एमएल होता है, यानी कि 50 लीटर में कितने एमएल? आप कहेंगे कुछ नहीं, 1000 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1000 एमएल। कितना आ गया? 1000 एमएल और कितना बोतल? 1 बोतल में यहाँ मात्र कितना 1 बोतल में यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 पैकेट 1 बोतल में वह कितना भरता है? तो 1 बोतल में मात्र 80 एमएल ही भरता है। 1 बोतल में 80 एमएल यानी कि 50,000 एमएल में 80 एमएल क्या करता है? तेल भरना चाहता है। तो कितना बोतल पैक होगा? तो 0 से 0 कटा दीजिए। अब आपके पास बचा हुआ है 50 5000 बट्टा 8 देखिए 5000 बट्टा 8 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
4 से घटाएँगे तो 4 दूना 8, यह कट गया 2 मर्तबे, ठीक है? ऊपर चलिए, ऊपर कटाएँगे आप, तो ऊपर 4 एकम 4 यानी कि इधर आप 4 से भाग दे दीजिए कितना में? 5000 से। तो 1, 4, 1 और यहाँ पे 0, 2 और 8, 2 शेषफल, फिर 5 और यहाँ पे कट गया। यानी कि अब यहाँ पे 1 0 और बैठेगा क्योंकि ऊपर से 0 उतरेगा, 0 कटेगा। 1250 मर्तबे आप कटा दिए, ठीक है? अब यहाँ से इसको कटाएँगे तो 625 आ जाएगा, कितना? 625, 1250 को 2 से भाग करेंगे तो 625 यानी कि कितने बोतल बनेंगे? तो 625 बोतल बन जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपको पहले लीटर को मिलीलीटर में बदलने के बाद भाग करना है और जो संख्या आएगा वह बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सीरीज़ बोलते हैं। क्या? सीरीज़ से संबंधित क्वेश्चन है या किस चीज़ का? सीरीज़ का बोल सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीरीज़ देखकर आपको इतना तो ज़रूर पता लग गया होगा कि यह सीरीज़ बढ़ रहा है, यह सीरीज़ बढ़ता हुआ क्रम है यानी कि 32 से 44 हुआ तो कितना बढ़ा है? तो 12 बढ़ा है। फिर 44 से 56 हुआ है तो कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 12 बढ़ा। तो जब दोनों में 12 बढ़ा तो तीसरे में भी कितना बढ़ेगा? 12 ही बढ़ेगा। यानी कि 56 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। सिर्फ़ आपको ऑब्ज़र्व करना है, जैसे ही पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन आएँगे तो आप उसे ऑब्ज़र्व करके ही उसका बिल्कुल सही आंसर निकालने में सक्षम होंगे। देखने की आवश्यकता है, अच्छे से देखिए, माइंड शांत करके देखिएगा तो निश्चित रूप से उसका आंसर पता लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की इस सेशन की अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसके बाद भी एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है वह क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूँ। ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर हाल में पूछे ही जाते हैं, थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ लीजिए। कहता है, कक्षा 4 की एक अध्यापिका ने यानी कि एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के 45 विद्यार्थियों से उन मनपसंद फ़िल्म शैली के एक प्रकार के बारे में पूछा और आंकड़े को निम्न तालिका के रूप में रिकॉर्ड किया है। शिक्षिका है यानी कि शिक्षक टीचर है, जो क्लास 4 के बच्चों से कार्टून, पारिवारिक, कॉमेडी, रोमांटिक, हॉरर यानी कि डरावना ड्रामा टाइप के फ़िल्म का एक आंकड़ा प्रस्तुत करती है, जो कि पूरे 45 बच्चों में से पार्टिसिपेट करने के बाद यह डाटा निकला है, ठीक है? सबसे अधिक पसंदीदा और सबसे कम पसंदीदा फ़िल्म शैलियों के देखने वाले की संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए, यहाँ पे भी फिर अब क्या कहा गया? अंतर, यानी कि घटाना है। सबसे ज़्यादा क्या है इसमें देखिए, 10, 7, 11 अभी तक तो सबसे ज़्यादा 11 मिला और सबसे कम क्या है? 1, सबसे कम आपका 1 है। यानी कि 11 में से 1 गया, कितना मिला? 10, यानी कि आपका अंतर कितना होगा? 10 होगा। आपका अंतर कितना होगा? 10 होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे कहता है, निम्न तालिका में 2 स्तंभ यानी कि एक्स और वाई है। स्तंभ एक्स में कुछ वस्तुएँ हैं और स्तंभ वाई में उनकी मापन की इकाइयाँ हैं। स्तंभ एक्स की वस्तुओं का स्तंभ वाई में दी गई उनकी मापन की इकाइयों से मिलान कीजिए। इकाइयों से मिलान करना है। एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई, एक कक्ष की विमा, जूते के फीते की चौड़ाई, केले की लंबाई। अब इस सभी को मापना है। सभी को क्या करना है? मापना है। देखिए, आपको ए का डी लग रहा है। ए का डी ऑप्शन नंबर 3 और 4 में लग रहा है। यानी कि एक एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई, आप जिस रोड पे चल रहे हैं उसको मापते किस चीज़ में हैं? तो हम लोग किलोमीटर में मापते हैं। किस चीज़ में मापते हैं? तो किलोमीटर में मापते हैं। तो क्या आपका ए का बी होगा कभी भी? ए का बी होगा? नहीं। यानी कि सेंटीमीटर में क्या हम लोग रोड को मापते हैं? नहीं ना, नहीं मापते हैं। क्या मीटर में मापते हैं? बिल्कुल नहीं। किस चीज़ में मापते हैं? तो किलोमीटर में मापते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों गलत है। दोनों गलत है। अब यहाँ पे कहता है, एक कक्षा कक्ष की बीमा सेंटीमीटर में मापते हैं क्या? एक कक्षा कक्ष की बीमा क्या हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं? तो सेंटीमीटर में तो नहीं मापते, किस चीज़ में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। किस चीज़ में? मीटर में मापते हैं। तो एक का बी का सी किस में दिया हुआ है? बी का सी तो ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसके आधार पे आप आगे का मिलाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि 4 में से 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से चौथा ऑप्शन सही हो जाता है।